हेमंत प्रीतम बुलकुंडे सर से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। सबको जय भीम। एम्बस ने बजट के विश्लेषण के लिए ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय एक प्रयास है कि लोगों को ये समझ में आए कि बजट क्या है, किस तरह का बजट पेश किया गया। देश में जो सरकार अभी बनी है, नई सरकार बनी है, ये पहला बजट था इस सरकार का। उस सरकार ने इस तरह का जो बजट इसके पहले पेश हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसके पहले भी जब से संसद में बजट पेश होते रहा है, तब से हम लोग बजट देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो समाज, जिसे हम आम्बेडकराइट समाज कहते हैं, जिसे हम दलित, शोषित और पीड़ित समाज कहते हैं, जब शिक्षित नहीं था तो बात अलग थी कि वो बजट को समझ नहीं पाता था, उसका विश्लेषण नहीं कर पाता था। लेकिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को शिक्षा देकर, प्रज्ञा देकर इतना बड़ा बना दिया है कि आज हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, बजट को समझ रहे हैं। बजट क्या है, क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ग्रोथ विथ इक्वलिटी, ये जो संदेश जाना चाहिए हर बजट में से, तो हम इस बजट को कैसा आंकते हैं। एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर धीमान विजय मानकर साहब इसका विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूँ और बजट को इतनी गंभीरता से और इतनी गहराई से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें एक सर्वसामान्य इस देश का नागरिक होने के नाते और इस देश के इकोनॉमी का एक हिस्सा होने के नाते कुछ सवाल इस बजट के बारे में दिल में उठते हैं। उन सवालों पे हम थोड़ी सी चर्चा इस बजट के विश्लेषण के 2014 और 15 का जो विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग बजट के बारे में, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बजट अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया, ये बजट क्या है। हम लोग ये जो सत्ता में सरकार आई है, जिसे हम मोदी सरकार कहते हैं, मोदी जिसका चेहरा है, उस सरकार को हम, उस पार्टी को हम क्या कह के जानते हैं। ये एक पार्टी है बामन, बनिया और व्यापारियों की पार्टी। सही बात है, हम इसी नाम से इसको जानते हैं। बीजेपी को हम उसका दूसरा जो चेहरा है वो इसी चेहरे को पहचानते कि वो बामन, व्यापारी और बनियाओं की पार्टी है। तो इसका बजट कैसे होगा। विपक्ष में बैठने के, जब विपक्ष में ये सरकार बैठती थी, इनकी पार्टी विपक्ष में बैठती थी, तो ये एफडीआई का विरोध, पुरजोर विरोध करते थे। आप सभी जानते हैं, इतने सालों में जब भी हम देखते हैं संसद का जब भी बजट आता है, संसद में जब भी इस तरह की बहस होती है कि एफडीआई लागू किया जाए, किस क्षेत्र में किया जाए या ना किया जाए, तो उसको बिना सोचे, बिना समझे, उसकी कोई चर्चा ना करते हुए संसद से वॉकआउट करने वाले सबसे पहली पार्टी कौन सी थी, तो यही पार्टी थी। संसद में गतिरोध पैदा करने वाली कौन सी पार्टी थी, तो यही पार्टी थी। और सत्ता में आने के महज 30 दिनों में यही पार्टी हर क्षेत्र में एफडीआई लागू करवाना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। और कितनी प्रतिशत, 49%। और कल का न्यूज आपने अगर देखा होगा, 100%। अभी संसद में बहस बीमा को लेके, बीमा पॉलिसी को लेके बहस अभी चलेगी, उसमें भी एफडीआई का। जब हमारी विचारधारा यह कहती है कि इस देश में जितने भी सेक्टर है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो उसके विरोध में सत्ता में आते ही इसका क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब वैसे भी ये लोग बाहर के लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इनको हम तो विदेशी कहते हैं। और विदेशी होने के नाते इनका पहला कर्तव्य है कि इनके जो भाई विदेशों में बैठे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो इस भूमि में आए, यहां इन्वेस्टमेंट करे और आप लोगों पे फिर से राज करे। और इसकी प्रक्रिया इस बजट में हमें देखने को मिली है। बहुत से चीजें हैं कि जेटली जी ने इस बजट में जिस तरह से व्यक्तिगत आयकर छूट से लेके धारा 8CC से लेके विश्व स्तर छोटे स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब रुपए, पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़, इनके पर्यटन क्षेत्र में मालूम है क्या है, वैष्णो देवी। आप समझ सकते हैं
क्या क्या जितने भी धार्मिक स्थल है उनको ये पर्यटन क्षेत्र घोषित करके उनको फंडिंग देने की पूरा जो षड्यंत्र जिसे हम कहते हैं धार्मिकता के ओर ले जाकर और उसको पर्यटन का नाम देकर कि लोग वहां जाए और धार्मिक बने, इसका पूरा जो खाका है इस बजट में हमने जिस तरह के गलियारे बनाए गए हैं पर्यटन में जिस तरह से गलियारे हैं कि हिंदुओं का एक गलियारा होगा, जैन लोगों का एक गलियारा होगा, क्रिश्चियनों के लिए इतना फंड होगा और उसका एक गलियारा बनेगा और वो लोग वहां जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बजट में इस तरह की जो अब पहली बार इस तरह का बजट आपने देखा होगा कि किसी धार्मिक स्तर के लिए तो होता है, लेकिन इस तरह से उसका गलियारा बनाना और उसके लिए विशेष प्रायोजन रखना और लोगों को इस बात के लिए ट्रेस करना कि अब आपको ये सुविधाएं दी गई है और ये हमारे बजट में डाला गया है, आप खुशहाल होकर कहीं वैष्णो देवी जा सकते हैं, कहीं किसी और दर्शन को जा सकते हैं, आप सभी पीठों को जा सकते हैं, यानी आप विजिट करिए सभी पीठों को। इससे क्या होगा कि हमारे जो धर्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का ये बजट अब हम लोग देखेंगे कि इस बजट में स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए स्मार्ट शहर। अब अरुण जेटली जी बताए कि डेफिनेशन क्या है स्मार्ट शहरों की। अच्छे दिखने वाले लोग जिस जगह पर रहते हैं उनको स्मार्ट शहर कहेंगे क्या? डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अरुण जेटली जी? किस तरह का डेफिनेशन देंगे स्मार्ट शहरों के बारे में? इस देश में जितने महत्वपूर्ण शहर है, बेंगलोर से लेके, दिल्ली से लेके, नागपुर से लेके, चेन्नई से लेके, पुणे से लेके, उन शहरों का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अब नए स्मार्ट शहर बनाने की कोशिश जेटली जी कर रहे हैं, लेकिन उनका डेफिनेशन कैसा देंगे कि किस शहर को स्मार्ट कहा जाए और किस शहर को गंदा कहा जाए? नहीं दे पाएंगे। तो ये इस तरह का जो प्रावधान है, ये ख्वाब जो होते हैं ना, ख्वाब दिखा के लोगों को ये करना। लोग बुलेट ट्रेन की बात चल रही है इस देश में, बुलेट ट्रेन। भाई साहब आप रास्ते पे जाएंगे तो एक 6 सीटर में 12 लोग बैठते हैं, 18 लोग बैठते हैं, और इस देश में इसको सुधारने को छोड़कर आप बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखा रहे हैं। 3 घंटे में हम आपको बंबई से अहमदाबाद पहुंचाएंगे। भाई साहब 1 घंटे में फ्लाइट पहुंचाती है, 1 घंटे में फ्लाइट पहुंचाती है जिसका किराया 5,000 रुपया है, और आपकी करोड़ों की लागत से बनी बुलेट ट्रेन उसी को 3 घंटे में पहुंचाएगी, उसका भी किराया 5,000 रहेगा। ये कौन सा विकास है? 2 घंटे भी बढ़ा दिए, रेट भी बढ़ा दिया, और विदेशी पैसा लाके हमको कर्जे में भी डाल दिया। इस तरह के जो ख्वाब दिखाने वाला ये बजट है, इस बजट में हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब, स्मार्ट शहर, बुलेट ट्रेन। मैं विकास का विरोधक नहीं हूं, लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल जो जरूरत है इस देश की, क्या हम उनको आंख बंद कर ले और उन जरूरत को भूल जाए, और जो ख्वाब वाली जरूरत है वो जो जिसकी जरूरत 20 साल के बाद इस शहर को है उसको अभी से यह किया जाए, और जो हमारी मुख्य जरूरत है उसको भूला जाए। इस बजट में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं। इस बजट में हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं। बस बुलेट ट्रेन और बड़े बड़े रोड और ये सब चीजें। और रोड किस लिए? रोड किस लिए? रोड इसलिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां आए और यहां बिजनेस करे, अपना सामान चाइना से, अमेरिका से, यूएस से, कनाडा से, सब जगह से आए और उसका ट्रांसपोर्ट यहां पे हो। और रोड के लिए पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पैसा क्यों देगी? क्योंकि उसको यहां बिजनेस बढ़ाना है तुमको, और जितना कर्जा तुम पे है उस पे और कर्जा बढ़ाना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कौन देता है? रोड बनाने के लिए कौन पैसा देता है? ये बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यही चीज है। और ये कौन लोग है? ये लोग है जो कर्जा देते हैं। तो हम विकास की ओर जा रहे हैं इस बजट में या कर्जे में जा रहे हैं? ये हमने सोचना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं। महिला विकास बहुत मजाकिया बात है, गंभीरता से लेनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव, महिला और बाल विकास पर विशेष बल, और सरकारी परिवेशन महिला में सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपया। 3 चीजें हैं, 3 चीजों के लिए, महिलाओं के लिए 50 करोड़ रुपया। यह सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम बहुत गंभीर है, और एक महिला पे 2 पैसा सुरक्षा के लिए। तो कितनी गंभीर ये सरकार है, हम इसको भी जानेंगे। स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया में विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए स्किल इंडिया में आप पढ़ेंगे
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए विविध प्रकार के कौशल सिखाने के लिए राष्ट्रीय मल्टी स्किल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। और इस कार्यक्रम में क्या है, परंपरागत जो व्यवसाय है जिनमें उन्होंने उल्लेख किया है, वेल्डर, बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, बुनकर, फिर से वर्ण व्यवस्था में जाने का प्रायोजन करके रखा है। बुनकर है तो बुनकर का ही काम करेगा, लोहार है तो लोहार का काम करेगा, इसमें मेंशन किया गया इस बजट में। उसके बाद नमामि गंगे, कुछ खास विशेष जो है उसको मैं बताना चाहूंगा। उसमें उसके सर्वे के लिए जो है 100 करोड़ की गंगा गंदी क्यों होती है, 500 करोड़ गंगा गंदी क्यों होती है ये बताने के लिए 500 करोड़ का खर्चा अनुमानित है कि उस पर सर्वे होगा। अब इसमें से कोई भी बच्चा अगर कोई होगा तो गंगा क्यों गंदी होती है उसको 500 करोड़ दे देने चाहिए, उसको पता है गंगा क्यों होती है गंदी, है ना। जो थोड़ा सा विज्ञान बच्चा पढ़ा होगा और धर्म को जानता होगा, हिंदू धर्म को जानता होगा, तो अपने आप जानेगा कि गंगा मैली क्यों होती है। उसके लिए कमिटमेंट किया गया है 500 करोड़ और गंगा को साफ करने के लिए 2037 करोड़। भाई साहब, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो है वो गंगा किनारे से या देश के किसी भी नदी के किनारे से आप हटा दीजिए तो 30% गंगा या किसी भी इस देश की नदी अपने आप साफ हो जाएगी। इसके सर्वे के लिए 500 करोड़ क्यों चाहिए? तो दाढ़ी वाले बाबा जब सत्ता में आने के थे तब से वो चिल्ला रहे कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। अब वही वापस नहीं आ रहे हैं। और ये सब जो सर्वे चल रहे हैं ये पिछले दरवाजे से इनकी सभी संगठनों को फंड पहुंचाने के लिए, जितना भी ये नाटक बजट में हम देखते हैं उनको फंड पहुंचाने के लिए सीधे सीधे तौर पर इस तरह के कमिटमेंट किए गए। हम चाहते हैं कि सभी नदियां साफ हो, हम भी चाहते हैं कि सभी नदियां जोड़ी जाए, क्योंकि हमारे बाबा साहब का ये सपना था कि सभी नदियां जोड़ा जाए। वो जब मंत्री थे तभी उन्होंने इन सब बातों पे एक विशेष प्रकाश डाला था कि इस देश में जल नीति कैसी होनी चाहिए। ये बजट बेसिक क्या है, ये हम लोग अम्बेडकर दृष्टि से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा बजट है। इनको हम बाहर का जो कहते हैं तो बाहर के इनके भाई जो है वो उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, उनको इस देश में लाके इस्टेब्लिश करना, फिर से हमें इकोनॉमिकली गुलाम करना, ये इनका फैला फंडा है। और यहाँ पे उनकी जो शाखा है, जितनी संस्था है, जितनी कंपनीज है, आप लोग सब जानते हैं। ई रिक्शा से लेके हमारे बस में जो हमारे शहर में जो स्टार बसेस चलती है उनके मालक कौन है सब जानते हैं। इसी तरह की कंपनियों को मालक बनाने के लिए इस तरह का देश भर में बजट पेश किया गया है और नए तरीके से मोदी जी साम्राज्यवाद को बढ़ा रहे हैं। तो दाढ़ी वाले बाबा जब सत्ता में आने के थे तब से वो चिल्ला रहे कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। अब वही वापस नहीं आ रहे हैं, कहां खो गए पता नहीं। कैसे वो आप ब्लैक मनी वापस लाएंगे? स्विस बैंक में हमारा कितना पैसा है आप अनुमान लगाइए, स्विस बैंक में कितना पैसा है? मेरे पास दिल्ली के प्रोफेसर है मिस्टर अरुण कुमार, उनका एक आर्टिकल है, उनका एक ऐसा अनुमान है कि स्विस बैंक में भारत का जितना पैसा है उसका अगर अनुपात देखा जाए, स्विस बैंक और भारत में जो काला पैसा है उसका अगर अनुपात देखा जाए तो वहां अगर 1 रुपया है स्विस बैंक में हमारा ब्लैक मनी, तो भारत के अंदर ही 1 लाख रुपया है। उसका अनुपात वो बताते हैं, उनके सर्वे में इकोनॉमिस्ट है, संशोधन करते हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर स्विस बैंक की तरफ हम देखते हैं कि वहां से काला पैसा वापस आएगा तो हम भारत के अनुपात में अगर देखें तो वहां से 1 रुपया आएगा, लेकिन भारत में उसके अनुपात में 1 लाख रुपया काला बाजार। ब्लैक इकोनॉमी और व्हाइट इकोनॉमी, इस देश में जो 2 इकोनॉमी है जो इस देश के विकास को देखती है, पीछे लाती है, आगे लाती है, व्हाइट इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी। अब व्हाइट इकोनॉमी में हम देखेंगे तो व्हाइट इकोनॉमी में क्या है कि हम लोग जो टैक्स भरते हैं और इस टैक्स के बदौलत पूरा का पूरा इकोनॉमी, हम लोग ये सोचते हैं कि इस टैक्स के बदौलत पूरा का पूरा इकोनॉमी चलता है। उसके आंकड़े हैं मेरे पास। तो ये जो व्हाइट इकोनॉमी है उसका स्टैटिस्टिक हम देखते हैं तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी जो इकोनॉमी है 61,64,000 CR, 61,64,000 करोड़ रुपए हमारे इकोनॉमी इधर से उधर होती है, जिसमें व्हाइट जो होता है ना, जिसे हम टैक्सेशन कहते हैं, जिससे हमारा विकास होता है, वो जो व्हाइट इकोनॉमी है वो व्हाइट इकोनॉमी है 35% और ब्लैक इकोनॉमी है
65%। और ये 65% पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये 65% क्या है? ये 65% जो है वो है, हम इसको देखेंगे तो जिन पैसों का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, जो पैसा किसी भी किताब में, किसी भी पासबुक में, किसी भी खाते में नहीं जाता है, जो बड़े व्यापारी है जो पैसा डंप करके रखते हैं मार्केट में, ये पैसा इस तरह से छिपाया जाता है और धीरे 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 ये ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी को जन्म देती है। और ये ब्लैक मनी इतना बड़ा हो जाता है कि जिससे कोई विकास नहीं हो पाता। इसमें भी देश के ब्लैक मनी के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। पिछले बार मीडिया में बहुत चला कि जितने भी मंदिर है उनमें जितना पैसा है वो पैसा अगर मिल जाए तो देश की स्थिति सुधर जाएगी। तो इसकी हिम्मत कौन करेगा? इसकी हिम्मत कौन करेगा? अगर जनता ने तुम पर विश्वास रखकर तुमको संसद में लाया है, सरकार में बिठाया है, तो उसकी हिम्मत करने की भी जरूरत है। उसके लिए भी श्वेत पत्रिका ये सरकार निकाले। फिर यही सरकार करती है कि 47 रुपीज जो आदमी कमाता है वो गरीब नहीं है, 22 1,500 रुपए जो कमाता है वो गरीब नहीं है। इस तरह गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, इस तरह गरीबी का अवलोकन करते हैं। और जिस तरह से आप गरीबी रेशा बोलते हैं तो एक अमीरी रेशा भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हम लोग गरीबी रेशा बोलते हैं कि गरीब इतने पैसे से नीचे अगर कमाता है तो गरीब है, तो इतने पैसे से ज्यादा करता है तो उसकी क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है? फिर उतनी गरीब अमीरी रेशा से ज्यादा कमाता है तो उसका पूरा का पूरा पैसा जो है सरकारी तिजोरी में जमा किया जाए। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से उड़ता है, वो रेलवे में जाता है, वो सभी 5 स्टार सुविधाएं भोगता है, तो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए ना। 5 करोड़ रुपया अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मंथली सैलरी लेता है तो उसको कौन सी रेशा बोलेंगे? उनको कौन सी रेशा में डालेंगे? और उसको इतना पैसा लगता है, अगर गरीब को 50 रुपए लगता है तो उसको 50 लाख लगता होगा। एग्रीड। तो फिर उसके 4.5 करोड़ का क्या किया जाए? क्यों ना वो सरकारी तिजोरी में, उसकी भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, अमीरी की भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो ये बजट जो है इसकी श्वेत पत्रिका होनी चाहिए, ब्लैक मनी पे श्वेत पत्रिका होनी चाहिए। गरीबी लाइन कैसी हम ये करेंगे, मंदिरों के लिए हम क्या करेंगे, उतना पैसा वहां जमा है, इस सब चीजों में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ खौफ बुनते रहे हैं। मैं आपसे धन्यवाद। सिर्फ 4 लाइनों में दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें मुझे याद आ रही, जबकि बात चल रही बजट की और संसद की। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? इस देश की संसद मौन है, इस देश की संसद मौन है। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।